Hello and welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. In today's class, we are going to practice previous year question for NVS PGT teacher for the subject English. This is our 4th class and अगर आप लोगों ने लक्ष्य अकेडमी ऐप को अभी तक प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है देन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड वन थिंग, अगर आप लक्ष्य अकेडमी ऐप के टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं देन यू कैन गो एंड सर्च लक्ष्य अकेडमी एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. We have started a new course for NVS PGT teacher for the subject English, in which you will get daily 3 to 4 recorded lectures, you will get live classes, you will get doubt solving sessions, you will get revision classes, you will get PDFs, MCQs and test series. Okay, and if you want to get 5% off, then you can use my coupon code, that is Prerna05, to get 5% more off. So, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे कोर्सेज में इनरोल नहीं किया है देन इनरोल इट एज सुन एज पॉसिबल. फॉर एनी क्वेरीज कॉल ऑन द गिवन नंबर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, that is Jane Austen presented the story of a proud young woman who is stubborn and an elitist also. Her name is also the name of the novel. So वो कौन सा नॉवल है जिसमें जेन ऑस्टिन ने इस नॉवल की जो मेन कैरेक्टर है उसके नाम पर ये नॉवल है. सो द आंसर इज एम्मा. राइट, प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं है, परसुएशन नहीं है, लेडी सुसैन भी नहीं है, तो द आंसर इज एम्मा. अब एमा जो है ना, ये जेन ऑस्टिन की 4th नॉवल है. एमा जो है 4th नॉवल है जेन ऑस्टिन की, 4th नॉवल ऑफ ऑस्टिन. राइट, एमा जो है वो जेन ऑस्टिन की 4th नॉवल है. एंड एमा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि एमा जो है वो एक 21 ईयर ओल्ड लड़की है, 21 ईयर्स की लड़की है. वो क्या करती है ना, वो मैच मेकिंग का काम करती है. वो क्या काम करती है, तो वो मैच मेकिंग का काम करती है. शी इज ब्यूटीफुल, यंग एंड इंटेलिजेंट. राइट, तो एमा के बारे में क्या बताया गया है इस नॉवल में कि जो एमा है वो 21 ईयर्स की है एंड वो क्या करती है, वो मैच मेकिंग का काम करती है, यानी वो लोगों की शादियां करवाती है. एंड वो वेरी ब्यूटीफुल है, वो बहुत ब्यूटीफुल है एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट. एंड डिटेल में ये हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे in the Lakshya Academy app. Now coming to question number 32, that is an account of the growth of a poet's mind by Wordsworth is maintained in his autobiographical poem. That is, तो उनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सा था जिसे हम द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड भी कहते हैं. तो द आंसर इज प्रिल्यूड. द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इट इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. सोनेट ऑन सोनेट भी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम नहीं है एंड द सॉलिटरी रीपर भी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम नहीं है. राइट, तो द आंसर इज प्रिल्यूड. प्रिल्यूड जो है ना वो 1850 में पब्लिश्ड हुआ था. एंड वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये जो प्रिल्यूड है ना इसमें आपको वर्ड्सवर्थ के लाइफ के सारे इवेंट्स मिलेंगे. एंड ये जो प्रिल्यूड है ये वर्ड्सवर्थ के मरने के 3 months के बाद उनकी जो वाइफ है मैरी हस्टिंसन, उन्होंने पब्लिश करवाया था. मतलब कि ये जो प्रिल्यूड है ये वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद पब्लिश होता है, जो उनकी वाइफ ने पब्लिश कराया होता है. उनकी वाइफ का क्या नाम है, तो मैरी हस्टिंसन. राइट, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33. Dorian and Pindaric are the types of dash found in Greek literature. तो Dorian and Pindaric क्या है? क्या वो बैलेट्स है, क्या वो लिरिक है, क्या वो सोनेट है, क्या वो ओड्स है. राइट, तो सोनेट के बारे में आप लोगों को पता है कि 14 लाइन की जो पोएम को हम लोग सोनेट कहते हैं. बैलेट, लिरिक्स एंड ओड्स क्या होते हैं, तो हम लोग पहले बैलेट, लिरिक्स एंड ओड्स के बारे में जानते हैं. तो बैलेट क्या है, तो हम लोग पहले बैलेट के बारे में जानते हैं. बैलेट क्या है, तो बैलेट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स ऑफन अ नरेटिव सेट टू म्यूजिक. राइट, बैलेट के बारे में सिर्फ इतना ही काफी है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ देती हूँ इसे. बैलेट्स डिराइव फ्रॉम द medieval French chanson, ballade or ballad, which were originally dance songs. Ballads were particularly characteristic of the popular poetry and song of Britain and Ireland from the late Middle Ages until the 19th
सेंचुरी, राइट। तो सिंपल बैलेट के बारे में आप लोग इतना ही रखिए, मैंने पहले की क्लास में भी बैलेट के बारे में आप लोगों को बताया है एंड मैं आज भी बता रही हूँ कि बैलेट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स ऑफ ए नैरेटिव सेट टू म्यूजिक। अब ओड के बारे में बताते हैं कि ओड क्या है। तो एन ओड इज अ शॉर्ट लिरिक पोएम दैट प्रेजेस एन इंडिविजुअल, एन आइडिया और एन इवेंट। ओड क्या है कि वो एक शॉर्ट लिरिक पोएम है, वो किसे प्रेस करता है, तो वो इंडिविजुअल को प्रेस करता है, आइडिया को प्रेस करता है एंड इवेंट्स को प्रेस करता है, राइट। तो आप लोगों को ये चीजें याद करनी होंगी कि ओड क्या है, बैलेट क्या है एंड लिरिक। लिरिक तो बेसिकली हम लोग फैमिलियर है लिरिक वर्ड से, राइट, बिकॉज हम लोग जो बोलते हैं ना कि इस सॉन्ग का लिरिक बड़ा अच्छा है, तो लिरिक होता क्या है, कोई लिरिक है, इट्स अ टाइप ऑफ पर्सनल रिदमिक पोएट्री, right? A poem does not contain a narrative because its intent is making feelings understood rather than relating events. तो लिरिक क्या है, सिंपल में आप लोगों को याद रखना है कि इट्स अ टाइप ऑफ पर्सनल रिदमिक पोएट्री, इट्स अ टाइप ऑफ पर्सनल रिदमिक पोएट्री। ओड क्या है, ओड इज अ शॉर्ट लिरिक पोएम दैट प्रेजेस एन इंडिविजुअल, एन आइडिया और एन इवेंट। बैलेड क्या है, बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स often a narrative set to music, and lyric क्या है, lyric is a type of personal rhythmic poetry, right? Now coming तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, Dorian and Pindaric are the types of, तो आंसर होगा odes, right? तो Dorian and Pindaric are types of ode, they are not these things, right? They are ode, Dorian and Pindaric are odes found in Greek literature। क्या है ये, Dorian and Pindaric are odes है which are found in Greek literature. Now coming to question number 34, that is the gathering felt silent until the leader spoke, as the leader spoke, till the leader spoke या फिर since the leader spoke। since कब लगता है, since लगता है कि उस टाइम से, राइट। तो यहाँ पर since वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, the gathering felt silent till the leader spoke, गैदरिंग तब तक ही चुप थी तब जब तक लीडर बोल रहे थे, नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, टिल भी नहीं होगा एंड सिंस भी नहीं होगा। नाउ दूसरा ऑप्शन क्या है, द गैदरिंग फेल्ट साइलेंट एज द लीडर स्पोक, देन राइट, इट विल बी द राइट आंसर, दैट इज द गैदरिंग फेल्ट साइलेंट एज द लीडर स्पोक, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे डैश होगा कि डैश इज एन, ओके, डैश है यहाँ पे, डैश इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट विथ अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट ऑफ हिज करियर, wrote his first novel The Room on the Roof when he was only 17. He won the John Lillian Memorial Prize in 1957। तो सिंपल है, अगर आप लोगों को ये नहीं भी आता है देन सिंपल है कि वो ऐसे कौन से ऑथर हैं जो ब्रिटिश डिसेंट के हैं बट वो इंडियन है, राइट। वो इंडियन है, वो एंग्लो इंडियन ऑथर है एंड उनकी पहली नॉवेल क्या थी, तो उनका नाम था नॉवेल का द रूम ऑन द रूफ। तो सिंपल, द रूम ऑन द रूफ जो नॉवेल है वो लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, राइट। तो द आंसर विल बी रस्किन बॉन्ड। सिंपल आंसर हम लोग क्या जाएंगे, तो रस्किन बॉन्ड पर जाएंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज द ग्रीक फॉलोड 3 यूनिटीज इन देयर प्लेस, नेमली टाइम, प्लेस एंड। आप लोगों ने तो यूनिटीज पढ़ी ही होगी, 3 यूनिटीज, दैट इज द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। नाउ कमिंग टू द आंसर, तो आंसर क्या होगा, हम लिटरेचर के स्टूडेंट है, राइट। तो हम लोग ऑब्वियस से बात है, वी आर जस्ट फैमिलियर विद द 3 यूनिटीज, दैट इज यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब क्या होता है ना कि ऐसा प्ले जो एक ही प्लेस पर सेट हुआ हो, राइट। यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है कि 24 आवर्स का होता है ये, एंड प्लेस क्या होता है, वो प्लेस एक ही रहता है एंड एक्शन भी उनका वो मतलब एक प्रॉपर वे में शेड्यूल रहता है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, दीज आर द 3 यूनिटीज विच वी आर वेरी फैमिलियर विथ, राइट। तो आंसर क्या होगा, द यूनिटी ऑफ टाइम, द यूनिटी ऑफ प्लेस एंड द यूनिटी ऑफ एक्शन। टाइम मतलब 24 आवर्स के अंदर वो होना चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज हु वाज द इंडियन Jewish poet who was awarded the Sahitya Academy in 1983 and Padma Shri in 1988 for his literary achievements। तो आंसर क्या है यहाँ पे,
कि वो ऐसे कौन इंडियन जूइश पोएट थे। तो इंडियन जूइश पोएट का जब भी नाम आएगा तो आंसर क्या होगा, नजीम इज़ैकियल, राइट, नजीम इज़ैकियल। और हु वाज अवॉर्डेड, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है ना आप लोगों को कि उन्हें साहित्य अकेडमी भी मिला था एंड उन्हें पद्मश्री भी मिला था। तो आंसर क्या होगा, नजीम इज़ैकियल, राइट। Now coming to question number 38, that is Dash is the queen of Denmark and mother of Prince Hamlet। अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली क्लासेस भी कर रखी होंगी तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर, मतलब उस वाले क्वेश्चन का आंसर इस वाले क्वेश्चन में है, राइट। क्योंकि इसमें हेमलेट का प्लेस जो है वो कहाँ सेट किया गया था, वो डेनमार्क में सेट था, इसमें दिया हुआ है। उस वाले क्वेश्चन में था ना कि हेमलेट कहाँ सेट हुआ था एंड ऑप्शंस दिए हुए थे, तो आंसर होगा डेनमार्क। एंड वन थिंग, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, डैश इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हेमलेट। तो वो क्वीन है डेनमार्क की एंड हेमलेट जो है प्रिंस हेमलेट उनकी मदर है। तो पोर्शिया तो उनकी मदर नहीं है, वो दूसरे ही प्ले का उनकी कैरेक्टर है। ओफेलिया भी नहीं है, रोजालिंड भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, गर्ट्रूड, राइट। तो गर्ट्रूड इज द किंग ऑफ सो आंसर क्या होगा, गर्ट्रूड इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हेमलेट। अगर आपने हेमलेट पढ़ी होगी तो इसकी कहानी क्या है कि हेमलेट रहते हैं, उनका बेटा रहता है प्रिंस हेमलेट, उनकी वाइफ रहती है गर्ट्रूड, तो और उनका एक ब्रदर रहता है। तो उनका जो ब्रदर होता है ना वो हेमलेट को मार देता है एंड जब वो जो प्ले है स्टार्ट कैसे होता है, वो हेमलेट के घूस्ट से स्टार्ट होता है, राइट। वी सी द घूस्ट ऑफ हेमलेट, वो बताता है कि मुझे मेरे भाई ने ही मारा है एंड उनका जो भाई होता है वो क्या करता है ना, वो अपने भाई को मार के उनकी वाइफ यानी कि गर्ट्रूड से वो शादी कर लेता है। तो लास्ट में क्या होता है ना कि ये एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, जिसमें सारे लोग का एंड हो जाता है एंड गर्ट्रूड की भी डेथ हो जाती है बिकॉज वो गलती से जहर पी लेती है, जो कि वो किसी हेमलेट के लिए रखा रहता है, प्रिंस हेमलेट के लिए, एंड वो गर्ट्रूड गलती से वो जहर पी लेती है एंड वो भी मर जाती है, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज each day is your opportunity to make progress dash in an imperfect world with where things often go wrong। तो आप लोगों ने वॉवेल्स पढ़ा होगा एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ा होगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या जाना है कि इम्परफेक्ट है तो वॉवेल है, राइट, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो सिंपल यहाँ पे आंसर क्या होगा, एन, ओके। सिंपल आंसर क्या होगा, एन। Each day is your opportunity to make in an imperfect world where things often go wrong। आंसर क्या होगा, imperfect, an imperfect world। Now coming to question number 40, that is John Milton's Lycidas and Matthew Arnold's Thyrsis are example of। तो जॉन मिल्टन का जो वर्क है लाइसिडास एंड मैथ्यू आर्नल्ड का जो वर्क है थायरसिस, वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल है पेस्टोरल एलिजी का, राइट। अब पेस्टोरल एलिजी क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है, एंड सटायर क्या होता है, आइडल क्या होता है, एंड एलिजी क्या होता है। तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सटायर, व्हाट इज पेस्टोरल एलिजी, व्हाट इज आइडल एंड व्हाट इज एन एलिजी। सो कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज सटायर। सटायर क्या होता है, satire is the art of making someone or something look ridiculous, raising laughter in order to embarrass, humble or discredit its target। यानी कि थोड़ा मजाकिया टाइप का जिसमें लोगों को एम्बेरसमेंट फील होता है, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, सटायर कहते हैं। So you can just read at once, so you can just read it for one time, right? Satire is the art of making someone or something look ridiculous, raising laughter in order to embarrass, humble or discredit its targets। So अब क्या है पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी पता है क्या होती है, पेस्टोरल होता है वो गांव के वातावरण में जितना भी शेफर्ड्स होता है, रस्टिक लाइफ होता है, गांव का जितना भी जिक्र होता है ना गांव के एरिया का, उसे हम पेस्टोरल कहते हैं। एंड एलिजी क्या होती है, एलिजी यहाँ पे मैंने बता रखा है कि अ पोयम एक्सप्रेसिंग शोरो और लेमेंटेशन, राइट, स्पेशली फॉर वन हु इज डेड। तो एलिजी क्या है, डेथ सॉन्ग होता है या डेथ पे गाया जाता है, जिसमें सॉरो हम लोग देखते हैं, रोना देखते हैं लोगों का। सो एलिजी वो होता है। एंड पेस्टोरल एलिजी क्या होता है कि ऐसा जो
रस्टिक लाइफ में सैडनेस को दिखाए, राइट, जो रस्टिक लाइफ में सैडनेस को दिखाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेस्टोरल एलेजी कहते हैं। ऐसे मैं ये सेंटेंस पढ़ देती हूँ, दैट इज द पेस्टोरल एलेजी इज अ पोएम अबाउट डेथ एंड आइडियलिक रूरल लाइफ. Often the pastoral elegy features shepherds. The genre is actually a subgroup of a pastoral poetry, as the elegy takes the pastoral elements and relates them to expressing grief at a loss. Simple कि pastoral मतलब समझ लीजिए कि गांव का rustic life and elegy is किसी के डेथ पे वो सॉन्ग गाया जाता है, तो वो elegy कहलाती है, राइट। एंड आइडियल क्या है, आइडल क्या है, तो अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव वर्क इन पोएट्री और प्रोज दैट डील्स विद रस्टिक लाइफ। ओके, किससे डील करती है ये, रस्टिक लाइफ और पेस्टोरल सीन्स, और सजेस्ट अ मूड ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट, राइट, अ मूड ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट, अ नरेटिव पोएम such as Tennyson's Idyls of the King, treating an epic, romantic or tragic theme, a light-hearted, carefree episode that is a fit subject for an idyll. Simple, आप लोगों को ये definition ध्यान में रखना है कि idyll क्या है, कि इट्स अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव वर्क इन पोइट्री। क्या है ये, इट्स अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव वर्क इन पोइट्री और प्रोज दैट डील्स विद रस्टिक लाइफ और पेस्टोरल सीन्स और सजेस्ट अ मूड ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट, राइट। सिंपल आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। तो सटायर क्या है, इट्स आर्ट ऑफ मेकिंग समवन और समथिंग लुक रिडिकुलस, रेजिंग लाफ्टर इन ऑर्डर टू एम्बैरेस, humble or discredit its targets. And pastoral elegy क्या है, the pastoral elegy is a poem about both death and idyllic rural life. Often the pastoral elegy features shepherds. Idyllic क्या है, तो a simple descriptive work in poetry or prose that deals with rustic life or pastoral scenes. And elegy क्या है, a song or poem that expressing sorrow or lamentation, especially for one who is dead. तो that's all for today. मैंने आज 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, टिल 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। एंड वन थिंग, अगर आप लोगों ने अभी तक लक्ष्य अकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल इट फ्रॉम प्ले स्टोर एंड गेट इनरोल टू द कोर्सेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।